आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, हमने अगर इसको x को i प्लस एफ में लिखा तो बॉक्स ऑफ x क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। बॉक्स ऑफ अब x प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, i प्लस 1/3 प्लस f हो जाएगा। नेक्स्ट x प्लस 2/3 क्या हो जाएगा, i प्लस 2/3 प्लस f। So this would be resulting in box of x plus 1/3 would give you I, ठीक है ना, integer part directly coming out plus this 1/3 plus f का integer। Next box of x plus 2/3 को मैं लिख सकता हूँ I plus box of 2/3 plus f, ठीक है ना, ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ। अब होता क्या है, जब मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ तो I प्लस I प्लस बॉक्स ऑफ 1/3 प्लस f आता है प्लस बॉक्स ऑफ 2/3 प्लस f आता है, ठीक है, माइनस 3x प्लस 10 आता है। तो 3x को मैं एक्चुअली क्या लिखता हूँ, माइनस 3i माइनस 3f प्लस 10, ठीक है। तो अब 3i इनके साथ कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/3 प्लस f का बॉक्स प्लस 2/3 प्लस f का बॉक्स माइनस 3f और 10, ठीक है ना। तो ये मेरे पास बचेगा। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 1/3 प्लस एफ प्लस 2/3 प्लस एफ माइनस 3 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट प्लस 10, ठीक है ना। अब एक्चुअली यहाँ से हम कंक्लूजन नहीं दे पाएंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि आपका जो फ्रैक्शन पार्ट है, जो x है, उसको हम लिखते हैं बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कंक्लूजन नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू देगा आपको, लेकिन ये कांस्टेंट जो वैल्यू है ये अपने आप में रिपीटिंग है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये अपने आप में रिपीटिंग है। तो फ्रैक्शन की वैल्यू हमें बताएगा, वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन विल टेल अस कि ये कितने इंटरवल के बाद नेट वैल्यू रिपीट कर रही है, ठीक है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी वैल्यू, ये एक कांस्टेंट है, ओके। अब ये वैल्यू चेंज करेगी डिपेंडिंग अपॉन एफ। तो अगर मैं एफ की वैल्यू, बहुत ध्यान से समझना आप, एफ की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो एफ की वैल्यू जो मुझे यहाँ प्रोमिनेंट दिख रही है सब्स्टिट्यूशन करने के लिए, वो दिख रही है 1/3। तो अगर मेरे फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू में 1/3 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाता है, 2/3 का बॉक्स प्लस बॉक्स ऑफ 1 माइनस 3 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट। तो 3 इंटू 1/3 गिव्स यू 1। इज इट क्लियर। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सीधा सीधा 0 बन जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं 2/3 पुट करता हूँ इसकी जगह पे, इफ आई पुट 2/3 तो क्या आ जाएगा, देखना आप। अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू 2/3 पुट करता हूँ तो व्हाट हैपेंस इज 2/3 plus 1/3 gives you 1, 2/3 plus 2/3 gives you again 1, minus what you get from here 2/3, so this is 2 or plus 10. So if you observe this 2 gets again cancelled, तो क्या आ गया, 10 आ गया आपके पास वापस से, ठीक है ना। तो इससे अगर मैं 1/3 से छोटी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है ना, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएगा। 1/3 डाला फिर 2/3 डाला, तो जो 1/3 के मल्टीपल्स है उनके लिए मुझे सेम आंसर मिल रहा है। तो यहाँ से मैं कंक्लूजन दे सकता हूँ कि द पीरियड ऑफ द फंक्शन इज 1/3। यहाँ से मैं नहीं बोल सकता कि पीरियड 1/3। क्यों, क्योंकि ये मिला के कुछ ऐसी वैल्यू दे रहा है जो हर 1/3 के इंटरवल के लिए सम 0 हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया था। अब आप मुझे बोलेंगे कि सर फिर कब तक चेक करेंगे, तो भाई 0 से 1 के बीच में जो जो वैल्यूज आपको लगती है वो पे आप चेक कर सकते हो। अगर आप नहीं चेक करना चाहते डायरेक्टली, यू नीड एन आंसर कि यार मैं डायरेक्टली आंसर किस वे में कंक्लूड कर पाऊंगा, ये एक अप्रोच है। इफ यू गो विथ अनदर अप्रोच, तो अनदर अप्रोच में क्या होगा, लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को नीचे लेके जा रहा हूँ, मैं दूसरी अप्रोच भी बता रहा हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन को अगर करते हैं तो वहां से भी आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मान लो ये क्वेश्चन है। अब मैं क्या करता हूँ, एक चीज मैंने पढ़ी हुई है, व्हाट हैव आई स्टडीड इज बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1/n प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2/n। अगर आपको याद है, कुछ आपने ऐसा पढ़ा हुआ है,
बॉक्स ऑफ x प्लस n माइनस 1/n, ये वैल्यू क्या होती है, एन एक्स के बॉक्स के बराबर होती है। क्या आपको याद है ये चीज? नो सर। ये आपके पास अगर नोट्स अवेलेबल है तो एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नोट्स देखो आप, उसमें लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जब प्रॉपर्टीज हमने लिखी थी, एक बार खोल लेंगे उसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की नोट्स। खोल लिए? शुरू में जब ट्रांसडेंशल फंक्शंस पढ़ा रहा था, ट्रांसडेंटल फंक्शंस, तब मैंने आपको ये बताया हुआ है। ट्रांसडेंटल फंक्शन, फिर हमने पीसवाइज फंक्शंस पढ़े, ठीक है ना। दिख रहा है आपको, नोट दिख रही है ऐसी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज में एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये होता है, अब अगर बॉक्स ऑफ एन एक्स से अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो ये कितनी टर्म्स है, एन की जगह 3 है, तो ये बॉक्स ऑफ 3x माइनस 3x प्लस 10 हो जाएगा, विच एम्प्लाइज दिस बिकम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x प्लस 10। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका पीरियड हो जाएगा 1/3। तो सारे फंक्शन को मैंने कंबाइन करके एक पार्ट में क्रिएट कर दिया, दैट इज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x। चलिए ठीक है, एक बार आप नोट्स देख लेना, आपके नोट्स में लिखा हुआ है ये वाला, आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, ओके। अब आ जाते हैं आगे, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे आप लोग, मुझे बोल रहे थे ड्रिल 8 का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो ड्रिल 8 के क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। आप लोगों के भी कोई और डाउट्स है तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है ना, एक एक करके हम क्वेश्चंस ले लेंगे। ड्रिल 8 के क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 एफ एक्स लिखा है, ठीक है। आपको प्रूव करना है पीरियोडिक फंक्शन और पीरियड निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहली जो चीज़ मुझे क्लिक कर रही है वो कर रही है एक्स की जगह एक्स माइनस 1 डाल दूँ, तो बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस 1। अब भी कोई रिलेशन नहीं बना, यू आर नॉट गेटिंग एनी रिलेशन, एक्स माइनस 2 एक नया आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह एक्स प्लस 1 डाल के देख लेता हूँ, नॉट इन दिस एक्सप्रेशन प्लीज, इसमें नहीं, इसमें नहीं, क्योंकि इसमें अगर x प्लस 1 डाल दिया तो वापस से वही मिलेगा, इसमें x की जगह x प्लस 1, तो होगा क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज रूट 3 एफ ऑफ एक्स प्लस 1। अब मैं क्या करता हूँ, इस एक्सप्रेशन को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये 3 हो जाएगा, और तीनों को ऐड करता हूँ, तीनों को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा, रूट 3 एफ ऑफ एक्स प्लस 1 और रूट 3 एफ ऑफ एक्स प्लस 1 कटेगा, रूट 3 एफ ऑफ एक्स माइनस 1 रूट 3 एफ ऑफ एक्स माइनस 1 कटेगा, बचेगा क्या मेरे पास, देखो एफ ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2। अब एफ ऑफ एक्स कटेगा, 3 एफ एक्स जाएगा, तो ये एफ ऑफ एक्स बन जाएगा आपके पास। इज इट क्लियर? किसी को इसमें डाउट है क्या? किसी को इसमें डाउट है? नो सर। बहुत आसान है जो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसका अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक्स की जगह एक्स माइनस 1 किया, और वाई की जगह पे, और एक्स की जगह एक्स माइनस 1, और दूसरे में एक्स की जगह एक्स प्लस 1 कर दिया, ठीक है। 2-3 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप एक बार ट्रिक समझ लेंगे, फिर हर एक उस टाइप का क्वेश्चन आप कर पाओगे। ये क्वेश्चन हमने उठाया है, साथ ही साथ ऐसा एक और क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, इफ यू गो टू योर, अभी क्वेश्चन का हमने कंक्लूजन नहीं निकाला प्लीज है, रिपीट बट करना, आपकी आवाज कट हो जाएगी थी। मैं क्या बोल रहा हूँ, यही जो लॉजिक है, यही जो लॉजिक है, इसको हम यूज करेंगे आगे के क्वेश्चंस में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हो अपनी ड्रिल 12, ठीक है ना, ठीक है, जैसे ड्रिल 12 में जो क्वेश्चन है, तो ये फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन
आपके सिंगल जब वो सिंगल एक्सरसाइज स्टार्ट होती है ना, तो उसमें जब हम आगे जाते हैं तो एक इंटीजर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो उसको भी मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। लुक एट दैट क्वेश्चन नंबर, इंटीजर आप खोल लेना, इंटीजर में इसी के साथ साथ डिस्कस करेंगे। ड्रिल 8 प्लस एक क्वेश्चन आपके इंटीजर में, इंटीजर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है? पेंसी दिख रहा है? सर 1 मिनट देख। हाँ देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है, इंटीजर क्वेश्चन नंबर 5 भी है, ड्रिल 8 का 6 और इंटीजर क्वेश्चन नंबर 5। हाँ सर है ना, उसमें लेकिन √2f(x) है, तो सेम तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करना, तो यही क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों साथ साथ आपसे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हम और आगे क्या करेंगे, विल डिस्कस दैट। मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क करके लिख दो कि ये क्वेश्चन भी इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि जब करोगे तो डाउट आएगा ही, ठीक है ना, तो इस अप्रोच को आप फॉलो करें। ओके, तब इस क्वेश्चन को हम आगे लेके चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, x की जगह x-2 रिप्लेस करता हूँ इस एक्सप्रेशन में। व्हाट डू आई डू इज, इसी एक्सप्रेशन में जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है f(x-2) प्लस f(x+2), इसमें आप क्या करो, x की जगह x-2 रिप्लेस कर दो। तो x की जगह अगर मैं x-2 रिप्लेस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, f(x-4) प्लस f(x) इज f(x-2). इज दिस क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से मुझे क्या मिला, x-2 कट गया, x कट गया, f(x) सॉरी f(x+2) प्लस f(x-4) इज इक्वल टू 0 मिल गया। यस सर बीच में इंटरनेट लॉस हो गया था, एक बार फिर से बता दो। हाँ बेटा, ये येलो वाला पोर्शन है जो आपका शायद मिस हो गया होगा। हमने क्या किया हाँ अभी, सर। f(x-2) प्लस f(x+2) इज इक्वल टू fx लिखा है, तो हमने x की जगह x-2 रिप्लेस कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, x की जगह x-2 रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो x की जगह x-2 रिप्लेस कर दिया तो क्या बन गया, f(x-4) प्लस f(x) इज इक्वल टू f(x-2), फिर दोनों को ऐड कर दिया। तो अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है f(x+2) प्लस f(x-4) इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, x की जगह x+6 रखता हूँ, क्यों, देखो ये बन जाएगा x+2 अब मेरे लिए। तो f(x+8) प्लस f(x+2) इज इक्वल टू 0 बन गया। अब इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या जाएगा, x+2 कट जाएगा, f(x-4) इज इक्वल टू f(x+8) आ जाएगा, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, x की जगह x+4 लिख देता हूँ ताकि मुझे कुछ समझ में आ जाए इस फॉर्म में। देखो अब x की जगह x+4 लिखा तो क्या हो गया, f(x) इज इक्वल टू f(x+12). So from here what do I make a conclusion? I make a conclusion that what is the period of the function? 12 is the period of the function. ये फंक्शन एक पीरियोडिक है और इसका पीरियड 12 आ जाएगा। इज इट क्लियर? सारे बच्चे नोट तो वो करें। f(x-4) से रिपीट करो ना। f(x-4) से हमने क्या करा, x की जगह x+6 लिख दिया। नहीं, वो आया कहाँ से? f(x-4) हाँ हाँ सर, पता चल गया, पता चल गया। है ना, x की जगह x-2 रखा तो x-4 x और x-2 बन गया, तो इससे x कट गया, x-2 कट गया, बचा क्या, x+2 प्लस x-4 इक्वल टू 0 बचा। फिर वापस से मैं x+2 बनाने की सर कोशिश करता हूँ नीचे, तो x की जगह x+6 मैंने लिखा, तो x+8 प्लस x+2 इक्वल टू 0 हो गया, +2 कट गया, तो x-4 इक्वल टू x+8 आ गया, तो x की वैल्यू 12 आ गई यहाँ से। ठीक है ना, यस ठीक है। तो आई गेस आपका ड्रिल 8 भी डिस्कशन कंप्लीट हो गया। ड्रिल 9 में आप क्या क्या डाउट है बता दो।
है ड्रिल लाइन में कोई डाउट है? सर 1 मिनट, मुझे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने में प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट। देख लो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो डाउट आया। एक सेकेंड। एक सेकेंड। सर ड्रिल 9 में 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक डाउट है। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक डाउट है, लेट्स सी दैट एज वेल। 9 का क्वेश्चन नंबर 3, मुर्गा क्वेश्चन सॉरी, नंबर 11 और 13। देख लेते हैं बेटा, उसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, तो मुर्गा इसमें आप देख लीजिए क्या है। फंक्शन डिफाइन है R टू R में। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R टू R। f of x is equals to x plus mod x, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन ओपन कर लो आप। या तो ये 2x खुलेगा या तो ये 0 खुलेगा। 2x कहाँ खुलेगा? जब x पॉजिटिव होगा। 0 कहाँ खुलेगा? जब x नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर? तो डेफिनेशन है। तो क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है? तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शन 1 1 नहीं है ना, लेस देन 0 के लिए कांस्टेंट है। इट्स नॉट अ 1 1 फंक्शन, इट्स नॉट बाइजेक्टिव। यस। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन अली असगर? फैंसी कोई आपका डाउट है? 11 देख ले नहीं तो फिर, है ना। ओके, टेंसी का भी डाउट है 11 12 13। यस, ठीक है। तो 11th में क्या दिया हुआ है हमको होगा? और भी कोई डाउट है तो बताना बेटा। ठीक है, 11 में क्या लिखा हुआ है? अब मैपिंग इज सिलेक्टेड एंड रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 टू itself, then the number of mappings from A to A। तो नंबर ऑफ मैपिंग्स फ्रॉम A to A बोल रहा है। तो क्या दिया हुआ है? मैपिंग इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल द मैपिंग्स ऑफ द सेट A। तो सेट A में से हमने एक मैपिंग बार करी है। क्वेश्चन भी समझा लेना, हमने क्या क्वेश्चन भी करा? समझ में नहीं आया। A से A में मैपिंग की है बेटा। A से A में F की मैपिंग करी है। ठीक है, हाँ सर। तो नंबर ऑफ 1 1, अच्छा 11th वाले में बोल रहा है नंबर ऑफ मैपिंग्स। तो कितनी मैपिंग हो सकती है? तो ये n तक जाएगा और ये भी n तक है। तो नंबर ऑफ मैपिंग्स कितनी हो सकती है बताओ? तो अगर हम नंबर ऑफ मैपिंग्स की बात करते हैं, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मैपिंग्स कितनी होगी? n की पावर n नहीं हो जाएगी क्या? क्योंकि हर एक एलिमेंट के पास n चॉइसेस है भाई। फर्स्ट के पास कोई भी n के साथ चले जाए तो फर्स्ट के पास n चॉइसेस है। सेकंड के पास कोई भी n के साथ जाए, थर्ड के पास कोई भी n के पास जाए, फोर्थ के पास कोई भी n के पास जाए। तो कितने n के पास कोई भी n के पास जाए तो n की पावर n नहीं हो जाएगा क्या आपका आंसर? यस, यस और नो? n रेज टू n नहीं आ जाएगा क्या आपका आंसर? 11th आपका हो जाएगा। 12 देख लेते हैं। पर फिर वो ऑन टू 1 1 नहीं रहेगा ना। तो वो बोल ही नहीं रहा ना इंजेक्टिव बढ़ाओ, ऐसा थोड़ी बोल रहा है। वो तो मैपिंग्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ मैपिंग।
अब 12 देख लेते हैं। 12th में क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ सर्जेक्शंस। सर्जेक्शन मतलब ऑन टू, ए से बी के बीच में। सर वो बोल रहा है ना इनटू इटसेल्फ। इनटू इटसेल्फ मतलब ए टू ए, सर ए से ए में। अच्छा ओके सर। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 1 से लेके n तक एलिमेंट्स है ए के अंदर, और बी में जो मैपिंग करी है उसमें ए और बी है। तो आपको सर्जेक्टिव बताने कितने होंगे, सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिव बताने का मतलब क्या है, मैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बता दूं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे मेरे पास, तो टोटल हो जाएंगे 2 रेज़ टू पावर ऑफ n। क्यों, हर एक के पास दो दो चॉइसेस है, तो 2 रेज़ टू n विल बी टोटल केसेस। इसमें से वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें, देखो हम इसको कैसे करेंगे, पीएनसी में इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता था। सो दैट विल बी टोटल माइनस फेलिंग वंस प्लस फेलिंग ट्वाइस, है ना। अब फेलिंग वंस का मतलब क्या है, एक बार फेल हो जाए। एक बार फेल हो जाए मतलब क्या, कि वो सर्जेक्टिव ना हो। अब सर्जेक्टिव कैसे नहीं होगा, किसी भी एक के साथ ही सारे मैप हो जाएंगे। तो 2C1 से पहले सिलेक्ट कर लेते हैं एक वे, जिससे कोई एक सिलेक्ट हो जाए। So 2C1 is the number of ways in which we can select one with whom all the mappings are being done. Okay? और उसके साथ अगर सबने मैपिंग करी है तो मैपिंग का तरीका कितने होंगे, एक। इज इट क्लियर, सबको समझ आ रहा है। तो क्या आ जाएगा, यस सर। 2 की पावर n माइनस 2। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, मैंने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक क्वेश्चन है, इसके अंदर ए के अंदर मैपिंग की गई है 1 2 3 4 5 से लेके n तक, और बी के अंदर 3 एलिमेंट है, ए बी सी है मान लो, ठीक है ना। इन बी यू हैव 3 एलिमेंट्स ए बी सी, और ये फंक्शन मैप्ड है एफ। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या हो जाएंगे, तो क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ वेज इज 3 रेज टू n माइनस फेलिंग वंस, तो 3C1 2 रेज टू n प्लस 3C2, तो 2 क्यों आया। क्योंकि कोई दो के साथ तो मैपिंग कर रहे हैं ना सब, तो 2 की पावर n बेस से मैपिंग होगी ना। इज इट क्लियर। इसीलिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मैंने आपको बताया यहाँ पे, क्योंकि अगर 3 एलिमेंट होते हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल केस फेलिंग वंस फेलिंग ट्वाइस। अब फेलिंग ट्वाइस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल लॉजिक है, 1 रेज टू n होगा। क्यों भाई, एक ही एलिमेंट सारों के पास एक एक ही चॉइस है, तो 1 की पावर n आ जाएगा, मतलब 1 ही है वो तो। जैसे यहाँ पे 1 की पावर n था, ठीक है ना, तो 1 की पावर n 1 ही होता है, इसीलिए यहाँ पे 1 ही रखा हूँ। मतलब 3C1 से हम वो एलिमेंट निकाल रहे हैं जो जिसकी सबके मैपिंग साथ नहीं मैप हुई होगा। है, मैपिंग नहीं हुआ जिसका, बाकी दो का मैपिंग हुआ, हाँ किसका नहीं हुआ वो निकालने के लिए 3C1 बेस है। ओके सर। तो दूसरा 3C2 से वो निकाला जिनमें दो का मैपिंग नहीं हुआ, एक का ही मैपिंग हुआ कोई। हाँ सर। अब मान लो इसी को मैं एक्सटेंशन बताऊं और एक चीज का, मतलब 1 2 3 से लेके n तक एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे 4 एलिमेंट है आपके पास, ए बी सी डी है। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या हो जाएगा इस केसेस में, 4 की पावर n माइनस 4C1 एक जिसका मैपिंग नहीं हुआ 3 की पावर n प्लस 4C2 दो वो जिनका मैपिंग नहीं हुआ, बाकी दो को 2 की पावर n से मैप कर सकते हैं। अब फिर माइनस आ जाएगा 4C3 1 की पावर n। इज दिस क्लियर। यस सर। Yes, sir. चलें आगे। सो आई गेस दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर। 13th देख लें क्या। यस सर वो भी नहीं आया। 13th अच्छा क्वेश्चन है, जेई का पूछा हुआ है। क्या लिखा है, अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R टू R, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R टू R, f of x is equals to alpha x square plus 6x minus 8 upon alpha plus 6x minus 8x square. So you have to find out the interval of alpha for which the function is onto. Now if the function 1 1 for alpha is equal to 3, justify your answer। ठीक है ना। तो पहले एक चीज अंडरस्टैंड करते हैं, अल्फा का इंटरवल निकालना है जिसके लिए फंक्शन ऑन टू होगा।
अब फंक्शन ऑन टू का मतलब क्या है, रेंज क्या हो जाएगी, हर रियल नंबर रेंज हो जाएगी। इज दिस क्लियर? हर रियल नंबर रेंज हो जाएगी। तो पहले इसकी हम रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज निकालने का मेथड क्या है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करते हैं और हर x की वैल्यू के लिए, है ना। तो मैं इसकी रेंज निकालता हूँ। रेंज निकालने का तरीका है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज अल्फा वाई प्लस 6xy माइनस 8x स्क्वायर वाई। इज दिस क्लियर? फिर मैंने क्या करा, इसको यहाँ ले गया मैं, तो क्या हो गया, अल्फा प्लस वाई टाइम्स सॉरी अल्फा प्लस 8y, ये हो जाएगा 8y प्लस अल्फा टाइम्स एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 6x लिखा है और ये 6y लिखा है, तो प्लस 6 टाइम्स x माइनस वाई, सॉरी एक सेकेंड थोड़ा सा इसमें ऐसे होगा। इसको अगर मैं इधर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 6 टेकन आउट कॉमन 1 माइनस वाई इंटू एक्स, ठीक है ना। 6x माइनस 6xy है, तो 6x हमने कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस वाई हो गया, माइनस 8 माइनस ऑफ अल्फा वाई इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, हमने पढ़ा हुआ डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमें वो वैल्यूज y की निकालनी है जो कि हर x के लिए चलेंगी। सो इफ x बिलोंगिंग टू r, x की हर वैल्यू इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई कर रही है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac greater than equal to 0, which implies 6 into 1 minus y whole square minus 4a is 8y plus alpha into c is minus 8 plus alpha। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बाहर आ जाएगा 8 प्लस अल्फा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसी को इसमें डाउट है क्या? इज दिस क्लियर? तो जब मैं इस क्वाड्रेटिक को ओपन करता हूँ, तो क्वाड्रेटिक ओपन कैसे होगी, देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 3 रखता हूँ, 4 बाहर निकाल के कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो 9 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस 8 इंटू 8 दैट इज 64y प्लस 8 अल्फा वाई स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर? यहाँ से क्या पता चला, 9 वाई स्क्वायर का एक टर्म है और एक सेकेंड वाई स्क्वायर का एक टर्म आ जाएगा और अल्फा का आ जाएगा, तो 9 प्लस 8 अल्फा टाइम्स वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, वाई के कोएफिशिएंट ढूंढ रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 18 टाइम्स, अच्छा एक और 64 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 64। तो एक तो हो गया माइनस 18 और एक हो गया 64 टाइम्स वाई, और क्या हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 8 अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चला, व्हाट डिड आई मेक अ कंक्लूजन फ्रॉम हियर, 9 प्लस 8 अल्फा टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 18 प्लस 64, तो कितना हो जाएगा 46 बाय प्लस 9 प्लस 8 अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नाउ यू शुड अप्रिशिएट, ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब होगा, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। इज इट क्लियर? क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा बोल रहा है पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होना चाहिए इस क्वाड्रेटिक का जो y में बनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कैसे होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 विच इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस 46 का होल स्क्वायर माइनस 4, a is 9 plus 8 alpha, c is 9 plus 8 alpha should be less than 0. So from here we make a conclusion, alpha square plus 46 minus 2 into 9 plus 8 alpha का होल स्क्वायर 0 से छोटा होना चाहिए। नाउ यू विल अप्रिशिएट, इस डिग्री 4 के एक्सप्रेशन को खोलूंगा नहीं मैं, यहीं से फैक्टराइज कर लूँगा, खोलूंगा तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और फिर फैक्टराइज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। रहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 46 माइनस 2 इंटू 9 प्लस 8 अल्फा इंटू
अल्फा स्क्वायर प्लस 46 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 8 अल्फा लेस देन 0. So from here we make a conclusion that alpha square minus 16 alpha plus 46 minus 18 तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा प्लस 28 आ गया यहाँ पे. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस 46 इसको भी सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं यहीं पे. 9 टू 18 18 प्लस 46 56 64 ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 16 अल्फा प्लस 64 18 ठीक है ना. हाँ ठीक है. इज लेस देन 0. अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से क्या आ जाएगा 14 और 2 तो अल्फा माइनस 14 अल्फा माइनस 2 एक ये रूट्स आ जाएंगे. और इसका क्या बात कर सकता हूँ मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल लूँगा. ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है अल्फा प्लस 8 का होल स्क्वायर लिखा है और ये मुझे रिजल्टेंट लेस देन 0 चाहिए. ठीक है. अब ये क्वांटिटी तो कोई भी रूट्स में इफेक्ट ही नहीं करेगी. ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी. इज इट क्लियर? ये रूट हमेशा पॉजिटिव होगा तो मैं बोल सकता हूँ उससे मैं डिवाइड कर सर सकता हूँ. -8 के ऊपर वो क्रॉस लग जाएगा ना. कर लेना ना कोई बात नहीं है यार. उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव सही है. अपने को नेगेटिव चाहिए -8 से कोई लेना देना नहीं है. अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 to 14 आ जाएगा. इज इट क्लियर? ठीक है. आप चाहो इधर क्रॉस पुट कर दो नहीं चाहो मत पुट करो. ठीक है ना. इज इट क्लियर? यस सर. सर यस सर. तो नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को. सर वो हमने अल्फा इज इक्वल टू 3 फॉर 1 1 वो वाला डेटा कहाँ पे यूज किया. अभी तो पहला पार्ट हमने क्रिएट किया. अभी तो हमने इसको प्रूव कर दिया है कि मेरा जो गिवन फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है किस वैल्यू ऑफ अल्फा के लिए. अल्फा इज इक्वल टू इसके लिए अल्फा इज इक्वल टू 2 से 14 के लिए. ठीक है ना. अल्फा इज इक्वल टू 2 to 14 के लिए ऑन टू है. अब 1 1 होगा अल्फा इज इक्वल टू 3 के लिए तो इसको डिफरेंशिएट कर दो ग्रेटर देन 0 प्रूव कर दो खत्म कर दोगे ना. करना है ठीक है. सर. कर लोगे क्या करना है इसमें अल्फा इज इक्वल टू 3 वाले में. डिफरेंशिएट कर दो बस. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव हो जाएगा खत्म आपका काम. सर पर वो तो डेटा दिया हुआ है ना कि अगर अल्फा इज इक्वल टू 3 1 के लिए 1 1 होगा तो फिर फाइंड करो. if the function 1 1 if the function 1 to 1 for alpha is equal to 3 justify your answer. तो अल्फा इज इक्वल टू 3 के लिए क्या फंक्शन 1 1 है वो आपको जस्टिफाई करना है. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है बेटा. उसका कोई रिलेशन नहीं है ऑन टू के साथ. ओके सर. ऑन टू तो हो गया ना. अब 1 1 है 3 के लिए या नहीं है वो तो आपको निकालना पड़ेगा. ओके ना सर. आप 3 पुट करके देख लो क्या बन रहा है 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 8 और 3 प्लस 6 माइनस 8 एक्स स्क्वायर. तो वो क्लियरली दिख रहा है 1 1 नहीं होगा ये. ठीक है ना. देख के ही बता सकते हैं 1 1 नहीं होगा. क्यों नहीं होगा 1 1? क्योंकि अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूंगा ठीक है ना वही सेम चीज बनेगी जो x इक्वल टू -1 पे बनेगी. तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा. प्रूफ करके दिखा सकते हैं. देख लो एक बार आप. अल्फा इज इक्वल टू 3 पुट कर लो. ठीक है. f ऑफ 1 और f ऑफ -1 निकाल लो तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा वो 1 1 है या नहीं. ठीक है. हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. तो वो भी आप जस्टिफाई कर देना कि भाई दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन फॉर अल्फा इज इक्वल टू 3. ओके ना. ठीक है. नेक्स्ट. अच्छा देखो ये सर्जेक्शन वाला 17th क्वेश्चन भी है जो हमने सॉल्व किया वो 17th क्वेश्चन भी दिया हुआ ही है इधर. अगर आप देख पाओ क्या लिखा है 17th क्वेश्चन में 1 to n एंड b इज हैविंग abc. तो फॉर्मूला आ जाएगा ना 3 raised to n minus 3c1 2 raised to n plus 3c2. ठीक है ना. अभी Yes, आप sir. लोगों ने करा.
और बताओ 16 वाला हो गया? नहीं सर 16 भी नहीं हुआ। 16 थोड़ा दिखने में आपको लगेगा ऐसा, और पीछे अगर आंसर देखोगे तो और अजीबोगरीब लगेगा, लेकिन बहुत ही आसान है। आप प्रोसीजर को सिर्फ फॉलो करेंगे, आपका 100% आंसर आ जाएगा। कुछ भी उसमें ऐसा डिफिकल्ट वो पूछ ही नहीं रहा है आपसे। तो क्या पूछा है 16 क्वेश्चन में, देख लेते हैं। अली असगर हो गया 16? एक काम करते हैं, अभी 30 सेकंड ही बाकी है। 16 को अपन नेक्स्ट, अभी जैसे मीटिंग खत्म हो जाती है आप ज्वाइन कर लेना। टेक अ ब्रेक ऑफ 2-3 मिनट्स, ड्रिंक वाटर एंड काम। ठीक है, 16 क्वेश्चन में हम अप्रोच क्या शुरू करेंगे, फंक्शन को एक पूरे फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो ये अप्रोच हम फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, सेशन जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद ज्वाइन करेंगे और फिर उसको भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले ये चीज़ को फॉलो करो। पहले क्या करो, अंडर रूट a² प्लस b² से उसको डिवाइड कर दो पूरे एक्सप्रेशन को। ठीक है, आपका क्वेश्चन है f of x इज इक्वल्स टू